दोस्तों, आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग के पॉप आइडल बनना चाहते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच में के पॉप आइडल की लाइफ कैसी होती है? आखिर क्या होता है ट्रेनिंग्स के साथ? जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेब्यू से पहले ही के पॉप को छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने के पॉप में डेब्यू करने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। और उन्होंने अपने एक आर्टिकल में और अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्होंने 2 साल के पॉप ट्रेनिंग की तरह गुजारे और वहाँ पर उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आखिर क्यों उन्होंने के पॉप को छोड़ दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ईओ डियाज की, जो ब्रिटिश से आई थी और उन्होंने के पॉप आइडल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करी थी और वहाँ पे ऑडिशन देने के बाद फाइनली वो सिलेक्ट हो गई थी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही हाफ कोरियन और हाफ चाइनीज़ थी। हालांकि वो ईस्ट इंग्लैंड से बहुत ही दूर साउथ कोरिया आई थी, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, शायद 2000 से भी ज़्यादा, जिसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि हमेशा से ही वो के पॉप से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट रहती थी और 10 साल की उम्र से ही वो ऑडिशन देने लग गई थी। हालांकि हमेशा से उन्हें लगता था कि के पॉप की दुनिया काफ़ी शाइनी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन फाइनली जब उन्होंने इस दुनिया में एंटर किया तब उन्हें पता चला कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब वो सिलेक्ट हो गई थी तो कुछ दिनों बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा गया। हालांकि क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस ऐसी थी कि उन्होंने उसे सिर्फ 2 साल के लिए ही साइन किया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा हुआ था कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर साउथ कोरिया में रहने आएंगी और कंपनी में ट्रेनिंग करेंगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही कंपनी को छोड़ देंगी तो उन्हें अपनी ट्रेनिंग के पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सिर्फ 2 साल की ही ट्रेनिंग के लिए साइन किया था और उसके बाद वो साउथ कोरिया आ गई थी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जैसे ही वो साउथ कोरिया आई, उन्होंने एंटरटेनमेंट कंपनी जो थी उसने उनका कॉन्ट्रैक्ट दूसरी फर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि अब ट्रेनी उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि ऐसा बहुत बार किया जाता है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनकी जो न्यू कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, जहाँ पर उन्हें कुछ लोगों के साथ रहना था और वो वहीं रहते थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो बिल्डिंग से सिर्फ बाहर तब जाते थे जब उन्हें स्कूल लेसन्स लेने होते थे। उसके बाद वो कोरियन ट्रेनिंग लेने जाती थी। उसके बाद वो इंटरनेशनल स्कूल जाती थी जहाँ पर उन्हें सिंगिंग और डांसिंग सिखाया जाता था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसके सिवा उन्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी और अगर उनके पेरेंट्स भी पहले से अप्रूवल लिए बिना उनसे मिलने आ जाएं तो उन्हें भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे दिन उन्हें सुबह 5 बजे ही उठा दिया जाता था और बहुत सारी एक्स्ट्रा स्कूल प्रैक्टिस कराई जाती थी जो उनके स्कूल जाने से पहले कराई जाती थी, जहाँ पर उन्हें स्पेशली स्कूल भेजा जाता था और उन्हें डांस सीखना पड़ता था। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया था कि दिन भर की प्रैक्टिस करने के बाद और सारी क्लासेस देने के बाद वो 11-12 बजे तक अपने कमरे में लौट पाती थी और उसके बाद भी इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि 11-12 बजे लौटने के बाद सीधे आपको सो जाना है और आपके रूम्स लॉक कर दिए जाते थे। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि डेटिंग बैन थी और कोई भी अगर ये बोले कि वो डेट कर रहा है तो उसे तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया जाता था। इसके साथ साथ मेल और फीमेल ट्रेनिंग्स के अपने मैनेजर्स होते थे जो रात को उन्हें बार बार टेक्स्ट करते रहते थे और अगर आप उन टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते थे तो वो तुरंत कॉल करते थे या फिर देखने आ जाते थे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। यानी मेल और फीमेल आइडल्स को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर कोई भी वीकेंड्स या कोई भी हॉलीडेज नहीं मिलते थे। उन्हें हर समय कंपनी के साथ काम करना ही पड़ता था, उनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब 1 साल बीत गया तो दोनों ही ट्रेनीज़ को टीम ए और टीम बी में डिवाइड कर दिया गया। यानी टीम ए में वो ट्रेनीज़ जो थोड़े अच्छे थे और टीम बी में वही जो अभी तक इम्प्रूव नहीं हो पाए थे। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो टीम ए वाले ट्रेनीज़ होते थे उन्हें कुछ खास प्रेफरेंसेस मिलती थी, जैसे उन्हें रूम मिलता था जहाँ पर 4 लड़कियाँ एक साथ बेड पर सोती थी। हालांकि जो टीम बी वाले मेंबर्स होते थे वो अभी भी ज़मीन पर सोते थे या फिर डोरमेट्रीज में सोते थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती थी जिसके कारण वो बेहोश भी हो जाते थे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि लड़कियों के लिए एक वेट क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही बार ऐसा होता था कि उन्हें खाना तक नहीं मिलता था अगर उनका वेट ज़्यादा आता था और वो खुद भी 2-3 बार बेहोश हो चुकी थी जब उन्हें पानी तक नहीं दिया गया कि कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ ईओ ने ये भी बताया
क्योंकि उन्हें वहाँ पर स्पेशल नेम दिए गए थे, यानी जो उनका असली नेम था उससे कोई भी कभी उन्हें नहीं बुलाता था। उन्हें जो नाम दिया गया था वही नेम बुलाया जाता था, और उसके बाद भी हर ट्रेनी का एक नंबर होता था जो उसकी शर्ट पे लिखा होता था। उन्होंने बताया कि जो भी इंस्ट्रक्टर होते थे वो हमेशा उन्हें उनके नंबर से बुलाते थे, जैसे नंबर 6, नंबर 7 ऐसे करके। और उन्होंने बोला कि कुछ दिनों बाद तो वो अपना नाम भी भूलने लगी थी। उन्हें लगता था कि वो किसी और ही दुनिया में है और अब वो कुछ और ही बन चुकी हैं। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि धीरे धीरे एक सक्सेसफुल आइडल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो इतनी टैलेंटेड थी कि हमेशा उनके इंस्ट्रक्टर उनकी तारीफ करते थे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अपनी तारीफ सुनती थी तो उन्हें खुशी तो होती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धीरे धीरे आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी होने लगी तो उनकी कंपनी ने बताया कि वो वोकल लाइन के लिए सिलेक्ट होने वाली हैं, और ये सुनने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वो अपने इंग्लैंड के फैंस को, फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें बताया गया कि वो के पॉप आइडल यानी सिंगर बनने वाली हैं तो ये चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा खास लग रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो काफ़ी शॉक्ड रह गई। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने उनसे बोला कि अब वो वोकल लाइन के चार्ज में नहीं है। हालांकि वो सिंगर ही बनेंगी, लेकिन सबसे मेन काम जो उनका है वो ग्रुप में विजुअल्स का है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि के पॉप में हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसको विजुअल्स का चार्ज दिया जाता है, यानी सभी ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उसमें सबसे अच्छा विजुअल उसी मेंबर का होता है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कंपनी ने उनसे बोला कि इस ग्रुप में जो विजुअल का चार्ज होगा वो उन्हें दिया जाएगा, और इसके लिए उन्हें लगता है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों, ईओ ने ये भी बताया कि उनके साथ एक और लड़की थी जो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन कंपनी का मानना था कि अगर ईओ अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेती हैं और कोरियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि उनका फेस थोड़ा बड़ा था, तो अगर वो अपनी जॉ लाइन को शेप करा लेंगी तो वो उस लड़की से ज़्यादा सुंदर लगेंगी। और ऐसा कहने के बाद कंपनी ने उससे कहा कि अब उनका मेन काम है विजुअल्स का चार्ज लेना। और दोस्तों, इसके बाद तो कंपनी ने हद ही कर दी। दोस्तों, ईओ ने बताया कि जैसे उनका फेस कट होगा, जैसे उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद उनको एक कैरेक्टर दिया जाएगा और अपनी पूरी के पॉप आइडल की लाइफ में उन्हें वैसे ही रहना है। दोस्तों, ईओ ने बताया कि उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर निभाना है जो किसी से ज़्यादा बोलती नहीं है, जो कहीं जाती नहीं है, हमेशा चुप रहती है। हालांकि दोस्तों, ईओ ने बताया कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उनका असली नेचर वैसा नहीं है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो हमेशा से बहुत ज़्यादा लाउड थी और बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी और उनके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कंपनी ने उनसे बोला था कि उन्हें हमेशा से स्वीट और इनोसेंट बन के रहना होगा और ऐसी बन के रहना होगा जो लोगों से जल्दी बात नहीं करती। ये उनका कैरेक्टर था जो कंपनी उन्हें देना चाहती थी, और इसी टाइप का कैरेक्टर उन्हें हमेशा लोगों के सामने प्ले करना था। और दोस्तों, ईओ ने कहा कि यही उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, क्योंकि जब आपको कोई बोलता है कि आप एक के पॉप आइडल बनना चाहते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन ईओ को नहीं लगता था कि वो ये दोहरा बिहेवियर लोगों के सामने दिखाना चाहती हैं, क्योंकि वो एक आइडल तो बनना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि लोग उन्हें जाने। लेकिन जो नाम उन्हें दिया जा रहा था, जो पर्सनैलिटी उन्हें दी जा रही थी, वो खुद की अपनी नहीं थी, बल्कि उनकी कंपनी के चाहने वालों की थी। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग वहाँ पर उन्हें डिस्करेज करते रहते थे, क्योंकि ट्रेनीज़ में हमेशा बहुत ही कंपटीशन होता था और वो चाहते थे कि दूसरे लोग जल्दी से वहाँ से बाहर चले जाएं। दोस्तों, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग उनकी बुराई करते थे कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, बोलने में अच्छी नहीं है, गाने में अच्छी नहीं है, और ऐसे में अगर वो यहाँ से कहीं बाहर जाके कुछ करेंगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि धीरे धीरे वो अंदर से टूटती जा रही थी। और इसके बाद वो समय आया जब उनके पास एक चांस था इस कंपनी से भाग जाने का। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था, और क्योंकि उन्होंने 2 साल तक कंपनी को नहीं छोड़ा था, इसलिए उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं थे। और जैसे ही कंपनी ने उनसे पूछा कि क्या आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहती हैं, उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, यू ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले ही वो कंपनी को छोड़कर आ गई थी। हालांकि कोई भी इंसान जो इस स्टेज तक आ गया होगा और जिसको पता होगा कि वहाँ से डेब्यू होने ही वाला है, वो शायद इस चीज़ को मान जाएगा, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, वो तुरंत ही कंपनी से बाहर आ गई। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि वो उसके बाद इंग्लैंड वापस आ गई और अपने पुराने दोस्तों के पास चली गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा
और उसके बाद वो फ्रांस के एक फैशन स्कूल में चली गई। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करती हैं कि वो ट्रेनिंग से 18 ही साल में निकल गई थी। यानी जब वो 18 साल की थी तो उन्होंने के पॉप की ट्रेनिंग को छोड़ दिया था। और दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली वो के पॉप आइडल नहीं बनी थी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बताया कि जो भी के पॉप आइडल बनते हैं वो अपनी हर चीज़ को छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब उन्हें के पॉप आइडल में जगह नहीं मिलती या फिर के पॉप में डेब्यू नहीं होता तो वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा 15-20 साल की उम्र में के पॉप में जाते हैं और उसके बाद जब वो 30 साल की उम्र में वापस आते हैं तो उस समय उनके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होती। हालांकि ईओ लकी है कि वो 20 साल में ही वापस आ गई थी ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग की ज़िंदगी जी रही थी तो उनके पेरेंट्स चाह कर भी उनसे मिल नहीं सकते थे, उनकी मदद नहीं कर सकते थे, और फाइनली वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उन्होंने के पॉप को छोड़ने का डिसीज़न लिया और आज वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। एक अच्छी यूट्यूबर हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छा सक्सेस पा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ईयू की कहानी अच्छी लगी और के पॉप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर कोई अपना डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।